डॉक्टर इरशाद अली खान, सहाचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय जीतवाना में कार्यरत हूँ। जैसा कि इससे पूर्व हमने भाग प्रथम मानवाधिकार का पढ़ा था और अब हम भाग देते जिसमें क्योंकि एक अध्याय में कंप्लीट नहीं हो रहा था। जैसे कि इससे पूर्व हमने अनुच्छेदों का इनका अध्ययन किया था और उससे पूर्व हमने उसके संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेदों का अध्ययन किया था। मानवाधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र जो इंटरनेशनल कन्वेंट्स ऑन ह्यूमन राइट्स थे उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसमें ये स्थिति है कि 16 दिसंबर 1966 को अपने प्रस्ताव के द्वारा महासभा ने यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानवाधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्रों को राज्य के हस्ताक्षर और पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया, जिसमें अनेक मानवाधिकारों तथा अमूल स्वतंत्रताओं की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। इन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्रों में 2 प्रस्ताविताएं और एक ऐच्छिक प्रोटोकॉल है, जो इस प्रकार नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताविता, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र, राजनीतिक अधिकारों संबंधी प्रस्ताविता की वैकल्पिक व्यवस्था, ऐच्छिक प्रोटोकॉल जिसे हम कहते हैं। 16 दिसंबर 1966 को महासभा ने सर्वसम्मति से इन प्रतिज्ञा पत्रों को अपनाया। 19 दिसंबर 1966 को इन प्रतिज्ञा पत्रों को हस्ताक्षर के लिए रखा गया था। प्रत्येक प्रतिज्ञा पत्रों को के लिए 35 राज्यों द्वारा अनुसमर्थित होना आवश्यक था। ऐच्छिक प्रोटोकॉल के लागू होने के लिए यह आवश्यक था कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों के प्रतिज्ञा पत्र के लागू होने के बाद 10 राज्यों द्वारा अनुसमर्थन किया जाए। इससे महासभा द्वारा 66 मतों से पारित किया गया और 12 राज्यों के विरुद्ध मत दिया और 38 राज्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। दिसंबर 2000 तक आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार के प्रतिज्ञा पत्र का 146 राज्यों ने अनुसमर्थन कर दिया था। नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों के प्रतिज्ञा पत्रों का 147 राज्यों ने अनुसमर्थन कर दिया था। 80 राज्यों ने ऐच्छिक प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन कर दिया था। 23 मार्च 1946 को नागरिक राजनीतिक अधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र 1966 लागू हो गया, क्योंकि उक्त तिथि को अंतर्राष्ट्रीय राज्यों की संख्या ने इसका अनुसमर्थन कर दिया। इसके पूर्व 3 जनवरी 1966 चिंत्र को आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार संबंधी प्रतिज्ञा पत्र 1966 का निर्धारित राज्यों की संख्या ने अनुसमर्थन कर दिया था तथा यह उक्त तिथि से लागू हो गया था। ये दोनों प्रस्ताविताएं मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा 1948 पर आधारित मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा उपरोक्त दोनों प्रतिज्ञा पत्र तथा ऐच्छिक प्रोटोकॉल ऑप्शनल प्रोटोकॉल मिलकर मानव अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र कहलाता है। आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार संबंधी प्रतिज्ञा पत्र जिन मानव अधिकारों पर संरक्षित किया गया है वे 3 प्रकार के हैं: न्यायपूर्ण उचित परिस्थितियों में काम करने का अधिकार, सामाजिक संरक्षण उचित जीवन स्तर, शारीरिक और मानसिक सुख के लिए उपलब्ध किए जा सकने वाले उच्चतम स्तरों का अधिकार, शिक्षा, सांस्कृतिक स्वतंत्रता, वैज्ञानिक प्रगति से मिलने का लाभों का आनंद लेने का अधिकार। यानी कि एक 18 सदस्यीय आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार समिति के सदस्य इस परिषद प्रतिज्ञा पत्र के क्रियान्वयन, रिपोर्ट के अधिकार, अध्ययन और संबंधित सरकारों के प्रतिनिधियों से बातचीत में मदद देते हैं। इस समिति द्वारा दी गई टिप्पणियां संबंधित देशों के प्रतिज्ञा पत्रों के क्रियान्वयन में मदद देने के साथ उनके द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों में खामियों और ध्यान आकर्षित करती है। यानी इसी प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि नागरिक और राजनीतिक अधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र में 2 प्रोटोकॉल हैं। पहला वैकल्पिक प्रोटोकॉल 1966 में व्यक्ति को अपील दायर करने का अधिकार देने संबंधी प्रक्रियाओं की व्यवस्था है। दूसरा वैकल्पिक प्रोटोकॉल 1989 का उद्देश्य मृत्युदंड की व्यवस्था समाप्त करना है। इसमें 43 पक्ष राज्य शामिल थे। मानवाधिकारों का विश्वव्यापी सम्मेलन 1968 में यानी मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के 20 वर्ष बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1968 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार वर्ष घोषित किया। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रायोजित अब तक का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन, जिसमें 170 से अधिक देशों, 841 गैर सरकारी संगठनों और बड़ी संख्या में विशेष रूप से आमंत्रित लोगों और पर्यवेक्षकों ने हिस्सा लिया। 25 जून 1993 को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ये सम्मेलन संपन्न हुआ। यानी कि वियना संपन्न जो है सम्मेलन की घोषणा से इस बिंदु प्रकाश डाल के लोकतंत्र, विकास, मानवाधिकार पर स्पष्ट अवधारणा है और आदर्श है। मानवाधिकार का जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका, मानवाधिकार संबंधित अन्य कन्वेंशन जो थे उसमें जैसे नरसंहार की रोकथाम और सजा के बारे में कन्वेंशन 1948 में, जिसमें 132 देशों ने भाग लिया था। शरणार्थियों की स्थिति के बारे में कन्वेंशन 1951 में, जो शरणार्थी वापस जैसे उनकी सुविधा के लिए, इसमें 137 पक्ष राज्य हैं। शरणार्थियों की संख्या स्थिति के बारे में प्रोटोकॉल 1967 में इस कन्वेंशन को समूचे विश्व में समान रूप से लागू करने की पक्की व्यवस्था
की गई। यह मूल रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के शरणार्थियों के लिए बनाई गई थी। यह प्रोटोकॉल के 136 पक्ष साझे हैं। इसमें प्रत्येक प्रकार का रंग भेद या नस्ल भेद समाप्त करने के बारे में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 1966 पर सबसे ज़्यादा 157 देशों ने हस्ताक्षर किए। यानी इस कन्वेंशन के तहत एक निगरानी व्यवस्था रंग भेद समाप्त करने संबंधी समिति भी गठित की गई, जो सदस्य देशों की रिपोर्ट संधि के उल्लंघन के बारे में व्यक्तिगत शिकायतों पर विचार करती है। महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने संबंधी कन्वेंशन 1979 पर 166 देशों के हस्ताक्षर हैं। और इसमें इस कन्वेंशन में भी सभी देश शिकायतें, जैसे इस कन्वेंशन उल्लंघन की शिकायतें लोग व्यक्तिगत रूप से भेज सकते हैं। उत्पीड़न अन्य अमानवीय और या अपमानजनक या व्यवहार या दंड रोकने संबंधी कन्वेंशन 1984 पर 123 देशों ने हस्ताक्षर किए। इस कन्वेंशन के तहत गठित निगरानी संस्था अत्याचार उत्पीड़न निवारण समिति सदस्य देशों की रिपोर्टों पर विचार करती है और उन देशों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर सकती है जहां उसके विचार में अत्याचारों का सिलसिला जारी है। बाल अधिकारों पर कन्वेंशन 1989 में बच्चों के कमजोर स्थिति को स्वीकार किया गया और बच्चों के सभी प्रकार के मानवाधिकार दिए जाने के बारे में व्यापक आचार संहिता निर्धारित की गई है। सभी प्रकार के इसमें सबसे ज़्यादा 191 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। सभी विस्थापित श्रमिकों और उनके परिजनों के अधिकारों की रक्षा के बारे में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन 1990 में विस्थापित श्रमिकों के मूल अधिकारों और विस्थापन की समूची प्रक्रिया के दौरान उनके हितों की रक्षा करने के लिए उपायों को परिभाषित किया गया है। क्योंकि सिर्फ इसमें 15 देशों ने अभी तक इस पर हस्ताक्षर किए, निगरानी समिति गठित की जा चुकी है। अन्य मानक जो है जिसमें धर्म और विश्वास पर आधारित प्रत्येक प्रकार के असंयम भेदभाव की समाप्ति घोषणा 1991 में सभी को सोचने और किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार दिया गया। विकास के अधिकार के बारे में घोषणा 1986 में इस अधिकार को मूल अधिकार या मानवाधिकार माना गया है और प्रत्येक व्यक्ति और सभी देशों को इसमें शामिल होने, अपना योगदान करने और सभी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विकास का लाभ पाने का अधिकार है, जिनमें सभी मानवाधिकार मूल अधिकार पूरी तरह से प्राप्त किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय, नस्ली, धार्मिक, भाषीय अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के अधिकारों की घोषणा 1992 में अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति अपनाने, अपने धर्म मानने, धार्मिक करते, अपनी भाषा का प्रयोग करने, अपने देश से सहित किसी भी देश को छोड़ने, अपने देश लौटने का अधिकार प्रदान करता है। मानवाधिकार प्रतिरक्षक के बारे में घोषणा 1998 में विश्व के मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को मान्यता देने, उनके कार्य को प्रोत्साहन एवं संरक्षण प्रदान करने की बात शामिल है। अन्य जो महत्वपूर्ण गैर संधि मानकों में शामिल हैं, जैसे कैदियों के प्रति व्यवहार के लिए मानक न्यूनतम नियम 1957, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के मूल सिद्धांत 1985, किसी भी तरह की हिरासत, नजरबंदी अथवा कैद के दौरान सभी व्यक्तियों की सुरक्षा के सिद्धांत 1988, सभी व्यक्तियों को जबरन लापता होने से सुरक्षा प्रदान करने का 1992 का अधिकार दिया हुआ है। मानवाधिकार आयोग आर्थिक सामाजिक परिषद द्वारा 1946 में स्थापित मानवाधिकार आयोग महासभा को मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दों पर अपने प्रस्ताव, सिफारिश और जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। बाद के वर्षों में ये आयोग संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकारों के संबंध में एक प्रमुख मंच बनकर उभरा है। इस आयोग में देशों, अन्य शासकीय और गैर शासकीय संगठनों को अपनी बातें रखने का अवसर मिलता है। इस आयोग में 53 सदस्य देश शामिल हैं। इन देशों को 3 वर्षों की अवधि के लिए चुना जाता है। इस आयोग के प्रत्येक साल 6 सप्ताह के लिए जिनेवा में बैठक आयोजित की गई है। आर्थिक सामाजिक परिषद ने 1946 में इस आयोग की मदद के लिए एक उप आयोग का गठित किया था, जिसमें काम अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव को रोकना, उनका संरक्षण करना है। इस उप आयोग में विश्व के सभी क्षेत्रों में 26 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का गठन किया गया है और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त का गठन 20 दिसंबर 1993 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार सुरक्षा के लिए एक मानवाधिकार उच्चायुक्त का गठन किया गया है। यानी मानवाधिकार एक परिषद भी है। 16 जून 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने अपने कामकाज बंद कर दिया। इस आयोग का स्थान अब मानवाधिकार परिषद ने ले लिया। इस संबंध में 17 मार्च 2006 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया। इस परिषद में कुल 47 सदस्य हैं और यह संधि सीधे संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधीन है, जबकि मानवाधिकार आयोग का संचालन संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद के अधीन था। नई गठित 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद में 13 सीटें एशियाई राष्ट्रों के लिए, 13 ही सीटें अफ्रीका के लिए, पश्चिमी समूह के लिए 7 और लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों के लिए 8 सीटें। परिषद के लिए पहला चुनाव 191 सदस्यीय महासभा ने 9 मई 2006 को गुप्त मतदान द्वारा संपन्न करवाया। मानवाधिकार केंद्र के बारे में जिनेवा में स्थित इस केंद्र में
मानवाधिकार के लिए एक उप महासचिव का कार्यालय और 5 शाखाओं के अतिरिक्त मानवाधिकार संबंधित उच्चायुक्त का कार्यालय शामिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार को संरक्षण एवं प्रोत्साहन के लिए जो व्यवस्था की गई है, मानवाधिकार के संरक्षण और उनको प्रोत्साहन देने में संयुक्त राष्ट्र संघ भूमिका अनवरत बढ़ती रही है, लेकिन मुख्य समादेश यही है कि मूलभूत घटकों यानी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों के लोगों का मानवीय सम्मान सुनिश्चित करना, जिसके लिए चार्टर तैयार किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय तंत्र के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र अनेक मोर्चों पर सक्रिय है, जैसे कि वैश्विक विवेक के रूप में, कानून निर्माता के रूप में, निगरानी व्यवस्था के रूप में, मुख्य केंद्र बिंदु के रूप में, जिससे प्रत्येक वर्ष 1 लाख से ज़्यादा शिकायतें मिलती है। इसका तुरंत जो फैक्स नंबर है वो भी दिया हुआ है। और इसके अलावा webadmin.chr@unog.ch के जरिए भी OHCHR को भेज सकते हैं हम शिकायत। बचाव पक्ष के रूप में, शोधकर्ता के रूप में, अपील मंच के रूप में, तथ्य पता लगाने वाले के रूप में, विवेकशील राजनीति के रूप में। मानवाधिकारों के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इसके जो उल्लंघन यथार्थ स्थिति है उसके बारे में अध्ययन करें तो हम ये पाते हैं कि मानवता की दुहाई देकर नागरिकों के मूल अधिकारों की बात अनेक सरकारों की तरफ से उठी है, लेकिन अधिसंख्य सरकारें इस क्षेत्र में अपनी दोगली नीति के कारण असफल रही है। यानी कि आज भी ये स्थिति बनी हुई है और कई देशों में हमने देख चुके हैं कि उसमें मानवाधिकार कितना बुरी तरह से, जैसे अफ्रो एशियाई देशों में या दक्षिण एशिया में, इजराइल में, है ना, इसके अलावा ईरान, चीन, इंडोनेशिया में, इसी प्रकार से कई देश हैं, जो चिल्ली भी है उसमें। इस संदर्भ में एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार के संबंध में प्रकाशित रिपोर्ट के कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने लाती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिसंबर 19 में स्वीकृत मानवाधिकार घोषणा पत्र के बावजूद विश्व के अधिसंख्य देशों में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। सभी बड़ी सरकारें और विभिन्न राजनीतिक विचारधारा समूह से संबंध सभी देश मानवाधिकारों का हनन करते रहे हैं। जुलाई को लंदन में जारी अपनी 1995 वार्षिक रिपोर्ट में विश्व के 150 देशों में मानवाधिकार स्थिति की समीक्षा की गई। इसमें उग्रवादी संगठनों के साथ साथ राज्य के सरकार दमन तंत्र को भी निशाना बनाया गया। इसमें सभी दक्षिण एशियाई देशों सहित विश्व के कुल 141 देशों के पर मानवाधिकारों को उल्लंघन का आरोप लगाया गया। एमनेस्टी की रिपोर्ट में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की प्रशंसा की गई। एमनेस्टी की वर्ष 1994-95 की रिपोर्ट में अमेरिका में मानवाधिकारों का हनन की जो तस्वीर पेश की बहुत चिंताजनक। अमेरिका विश्व के अन्य देशों के को मानवाधिकार रक्षा का उपदेश देता रहा है, लेकिन स्वयं अपने घर में ना तो पुलिस की जाति करने से रोक पाया है, ना ही अपने कानून से मानवाधिकार हनन करने वाले प्रावधानों को निकाल पाया। एमनेस्टी की रिपोर्ट में पुलिस हिरासत में होने वाली मौतों पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। अमेरिका जेलों में बंदियों की हालत को सोचनीय बताते हुए उसे सुधारने के लिए कहा गया है। एमनेस्टी का कहना है कि अमेरिका के कई राज्यों में अपराधों की एक बहुत बड़ी संख्या के लिए मृत्युदंड का विधान है, जबकि अन्य देशों में उन अपराधों के लिए इतनी बड़ी सजा नहीं दी गई जाती। नस्लवादी भेदभाव आज भी वहाँ खत्म नहीं हुआ है। वर्ष 2016 में अमेरिका में 20 लोगों को फांसी लटकाया गया। वर्ष 2003 में विश्व के 63 देशों में कम से कम 2756 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई, पर इसमें से केवल 28 देशों के कम से कम 1146 लोगों को मृत्युदंड दिया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की वर्ष 2004 के रिपोर्ट के अनुसार गत वर्ष 84% मृत्युदंड चीन, ईरान, वियतनाम और अमेरिका में दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष के अंत तक दुनिया के स्वतंत्र देशों ने मृत्युदंड का प्रावधान खत्म कर दिया था, लेकिन 15 देशों ने इसे केवल युद्ध अपराधों तक सीमित रखा। रिपोर्ट के अनुसार सरकार द्वारा लोगों को गैर कानूनी ढंग से मारे जाने की घटनाएं 37 देशों में हुई, जबकि राज्य द्वारा लोगों को गायब करने की घटनाएं 28 देशों में हुई। विश्व में 33 देशों में सेना ने हिंसा और हत्या की कार्रवाई की, जिनमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका भी शामिल है। एमनेस्टी रिपोर्ट 2015 में 160 देशों में मानवाधिकारों की स्थिति की जांच करते हुए पाया गया कि 113 देशों में अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया गया है। 60 मिलियन से अधिक लोगों को विभिन्न देशों में अपने निवास से निर्वासित कर रखा है। 36 सशस्त्र गुटों द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन किया। 156 मानवाधिकारों के परिवर्तन के लिए संघर्षशील लोगों या तो मारे दिए गए या बंदीगृह में मृत्यु को प्राप्त हुए। 122 देशों में लोगों को यातनाएं दी जाती है। 61 देशों में मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। 55% देशों में लोगों को निष्पक्ष सुनवाई का अवसर नहीं मिल रहा है। 2015 में वर्ष
की मौत की सज़ा में 54% की बढ़ोतरी हुई। 1634 लोगों को फांसी पर लटकाया गया। यह 1989 के बाद सर्वाधिक है। इस मामले में ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब सबसे आगे रहे। एमनेस्टी रिपोर्ट 2016 के अनुसार वर्ष 2016 में 3117 लोगों को मृत्युदंड दिया गया और 1032 लोगों को फांसी पर लटकाया गया। वर्ष 2017 की एमनेस्टी रिपोर्ट के अनुसार 23 देशों में 993 लोगों को फांसी दी गई। फांसी पर लटकाए गए अधिकांश लोग चीन, ईरान, सऊदी अरब, इराक और पाकिस्तान से हैं। कुल मिलाकर एमनेस्टी की रिपोर्ट यह स्पष्ट करती है कि मानवाधिकार को दुहाई देने वाले दुनिया के लगभग सभी शासक गिरोह ने न केवल राजनयिक प्रतिस्पर्धा पर वर्ण प्रत्येक असहमत नागरिक पर अत्याचार करने में एक से बढ़कर एक है। 19 नवंबर 2010 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की मानवाधिकार संबंधी एक समिति ने 3 अलग अलग प्रस्ताव पारित कर ईरान, म्यांमार और उत्तरी कोरिया में मानवाधिकार उल्लंघन की कड़ी निंदा की। ईरान के विरुद्ध प्रस्ताव पारित में ईरान पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा गया कि वहाँ अत्याचार, अंग विच्छेदन, पत्थर मारने, महिलाओं के साथ भेदभाव और हिंसात्मक गतिविधियों में वृद्धि हो रही है। उत्तरी कोरिया के विरुद्ध पारित प्रस्ताव में वहाँ जारी प्रताड़ना, अवैध हिरासत और धर्म व समुदाय के आधार पर व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन को लेकर चिंता व्यक्त की गई। पामर पार्कस ने इस कहा है कि विश्व के कुछ ही भागों में मानवाधिकार तथा आधारभूत स्वतंत्रता वास्तव में सुरक्षित है। अधिकांश क्षेत्रों में तो अभी इनका कोई अर्थ नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों के बावजूद मानवाधिकारों के उल्लंघन की व्यापक घटनाएं बराबर हो रही है। व्यापक उल्लंघन की घटनाएं छाई रही है। परंतु कुछ हद तक मानवाधिकार प्रति जागरूकता बढ़ाने के प्रयासों, समस्यामूलक क्षेत्रों की निगरानी, खासकर बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार, महिलाओं के प्रति हिंसा, दुर्व्यवहार रोकने के प्रयासों को कुल स्थिति में आए सुधारों को श्रेय दिया जा सकता है। आज इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।